Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहते हैं कि इन द इक्विलिब्रियम, बल्कि मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कहते हैं जी कि इक्वेशन आपको बताई डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ठीक है। तो यहां पर आपने बताना है कि PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो ये डिसोसिएट होगा किसमें, PCl3 और Cl2 में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा जी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2। ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कोशिश करें कि आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जब इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो साथ में ना आप जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनकी फिजिकल कंडीशंस मेंशन करते हैं। तो ये तीनों ही गैसियस स्टेट में है, गैसियस फेज रिएक्शन है जी ये। अब वो कहते हैं जी कि इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें कब, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाए। यानी कि अगर आप रिएक्शन को ही देखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना है। इट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस रिएक्शन कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो हम इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब स्ट्रेस किस तरह से आप अप्लाई करेंगे ज़रा गौर करेंगे आप लोग। कहते हैं जी कि PCl5 था, डिसोसिएट हुआ PCl3 और Cl2 में। अब आपने इफेक्ट बताने हैं। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या इफेक्ट आएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, दोनों पर। अब जरा इस रिएक्शन के लिए डेल H की वैल्यू देखेंगे। आपकी बुक कहती है जी कि डेल H इक्वल है 90 किलोजोल पर मोल। ये वैल्यू हमें क्या बताती है, ये वैल्यू हमें बताती है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब स्टूडेंट्स, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था, ली शैक्लर प्रिंसिपल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह प्रेशर, इसी तरह कैटालिस्ट और इसी तरह टेम्परेचर। टेम्परेचर वाहिद एक पैरामीटर था कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी चेंज होगी और इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैं ना एक बार लिख देता हूं जी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसी तरह एक बार मैं लिख दूंगा जी वैल्यू ऑफ Kc। ले जी वैल्यू ऑफ Kc। मैं यहां पर सिर्फ हिंट बनाऊंगा, जब आप लोग लिखेंगे तो आप बाय वर्ड्स और प्रॉपर इस तरह लिखेंगे कि 2 मार्क्स आपको मिल जाएं, और इसकी कंप्लीट वर्डिंग के लिए आप यूनिक नोट्स को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जरा देखेंगे, वो कहते हैं जी कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। क्या इफेक्ट होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमें ये डेल H की वैल्यू बता रही है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को ना 1 से ही लिख रहा हूं यहां पर
कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस की फेवर में बात जाएगी। मैंने कहा था जी कि ओवरऑल आप देखेंगे कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड स्टेप के लिए बात होगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप एंडोथर्मिक है, तो जिसका फॉरवर्ड एंडोथर्मिक होगा रिवर्स एक्सोथर्मिक। ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉरवर्ड स्टेप एंडोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो शिफ्ट होगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये शिफ्ट होगी किस तरफ, राइट साइड पर, टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी, मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। दूसरे नंबर पर आपने केसी की वैल्यू बतानी है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे केसी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो आपने यहाँ पर बताना है कि वैल्यू ऑफ केसी चेंज, कि केसी की वैल्यू भी चेंज होगी और इंक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ केसी चेंज होगी और इंक्रीज हो जाएगी। ले जी, ये दो बातें आपने बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज। ले जी, मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो सेकंड क्वेश्चन किया गया कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आप सिर्फ चेंज लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इंक्रीज डिक्रीज माइट आपको गलती की तरफ ले जाए, तो आप ना सिर्फ बताएं कि चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू ऑफ केसी चेंज लिख देता हूँ सिंपली। लें जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, आप प्रेशर बढ़ा दें, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ाएंगे, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि प्रेशर जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम। रिएक्टेंट्स वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। यानी कि प्रोडक्ट्स कम होंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, और जो वैल्यू ऑफ केसी है इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी नो चेंज ऑन वैल्यू ऑफ केसी। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड तरह देखेंगे, उन्होंने कहा जी कि कैटालिस्ट इज एडेड। तो कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब आप कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो कैटालिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंपैरेटिवली जल्दी आ जाएगा। पोजीशन ना तो लेफ्ट साइड पे जाएगी ना राइट साइड पे जाएगी, और इसके अलावा जो केसी की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नो चेंज इन वैल्यू ऑफ केसी और नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन पोजीशन ऑफ केसी। लें जी, नो चेंज इन पोजीशन एंड नो चेंज इन वैल्यू। इसी तरह लास्ट में वो कहते हैं जी क्लोरीन इज एडेड। क्लोरीन अगर आप ऐड करते हैं इस रिएक्शन में तो इसका मतलब आप कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ जी, क्लोरीन इज एडेड। स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड पर रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, ये सारी बातें ली शैटलियर प्रिंसिपल में डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो क्लोरीन अगर आप ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब जो पोजीशन है वो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट्स कम बनेंगे और जो पोजीशन जो वैल्यू है केसी की
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे बेटे। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता दी। मैं भी एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि हम जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 15 ले जी, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है कैसे, N2 + 3H2, N2 + 3H2। तो जब ये मिलेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी 2NH3, 2NH3। स्टूडेंट्स ये भी गैसियस फेज रिएक्शन है, कंडीशंस इस पर अप्लाई होती हैं। कैटलिस्ट भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, सारी चीज़ें मैंने ऑप्टिमम कंडीशंस में आपको लिखवाई थी। अब यहाँ पर इसकी ज़रा इंथाल्पी देखेंगे, 92.46 किलो जूल पर मोल। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 92.ΔH इक्वल होगा 92.46 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स अगर आप इंथाल्पी देखेंगे तो इंथाल्पी से हमें पता चलेगा कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप जो कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस मेंशन कर दें साथ, ज़्यादा बेहतर है। ले जी, अब वो आपसे कहते हैं जी कि आपने क्या बताना है, ज़रा रिएक्शन की तरफ आते हैं। उन्होंने आपसे कहा जी कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पर अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। अब टेम्परेचर जो है वो दो तरह से चेंज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ΔT दो तरह से हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज लें जी दो तरह से हो सकता है। एक बार आप टेम्परेचर को बढ़ा दें और एक बार आप टेम्परेचर को कम कर दें। तो मैं दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेम्परेचर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर हमने टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर दिया, और इसी तरह से इफ़ टेम्परेचर इज़ डिक्रीज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल देखेंगे जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब फॉरवर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक है, रिवर्स स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस तरफ, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी किस तरफ, आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस की टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंडोथर्मिक तो आपने बताना है लेफ्ट साइड। ले जी लेफ्ट साइड की तरफ रिएक्शन जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट्स कम होंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो स्टूडेंट्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की फेवर में बात जाएगी, रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसका मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम होगी,
और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो इसका मतलब Kc की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी तरह अगर हम क्या करते हैं जी, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये शिफ्ट होगी किस तरफ, टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड की तरफ जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व हो रही है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जाएगा राइट साइड पे, और Kc की वैल्यू, अब इक्विलिब्रियम जब राइट साइड पे जाएगा प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपने यहाँ पर बता देना है कि वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज, लें जी, वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज। क्यों? क्योंकि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के। जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे तो Kc की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जब प्रोडक्ट्स कम होंगे तो Kc की वैल्यू भी क्या होगी, कम। ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे जी, बी पार्ट देखेंगे इसका। तो कहते हैं जी कि हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस रिएक्शन। आप प्रेशर और वॉल्यूम चेंज को ना एक ही तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं इसका बी पार्ट लिख रहा हूँ अब, तो ज़रा गौर करेंगे आप लोग साथ साथ। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जी कि हाउ डज चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम क्या करें, इफ वॉल्यूम या इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं लिख देता हूं वॉल्यूम डिक्रीज। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं या वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। तो नंबर ऑफ मोल कम किस तरफ है, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरफ जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। तो आप बताएंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी किस तरफ, राइट साइड पर। और बाकी बातें आपको वैसे पता होनी चाहिए कि जब राइट साइड पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जाएगी इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, ओवरऑल मिक्सचर में प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी कि इफ प्रेशर इज डिक्रीज, इफ प्रेशर डिक्रीज, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया या आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये किस तरफ शिफ्ट होगी। अब ऑपोजिट बात करेंगे हम राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। और लेफ्ट साइड पे जाने का मतलब कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह इसका सी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। बेटे वो आप लोग खुद से लिखेंगे कि कैटलिस्ट ऐड करने से फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना तो पोजीशन चेंज होगी ना ही Kc की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम कंपैरेटिवली जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह डी पार्ट देखेंगे, व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस रिएक्शन इफ NH3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन वेसल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं तो इसका मतलब कि मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बच जाएंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। तो दोबारा से प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए, अमाउंट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप टाइम टू टाइम NH3 रिमूव करते जाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 था। इसी सेंस के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 16 को खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने ड्यूरिंग लेक्चर सॉल्व कर लिया था कि बफर्स क्या हैं, सॉल्यूशन जो कि pH में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं। हमारे डेली लाइफ में बफर्स
कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और इसके अलावा किस तरह से हम एसिडिक या बेसिक बफर्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ना हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज थी जो हमने आज कंप्लीट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।